हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के कोर्ट ने दे दिया तगड़ा झटका। जी हां, पहली बार 2 खालिस्तानियों के खिलाफ सुनाया बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जानकर आप भी हो जाएंगे, कहेंगे वह, साथ ही साथ बताएंगे। इतना ही नहीं, पहले दी खालिस्तानी आतंकी निज्जर को कनाडाई संसद में श्रद्धांजलि, अब फिर डिप्टी पीएम ने सही ठहरा दिया। तो वहीं अमेरिका में सेना के अड्डों के करीब चीन ने खरीदा जमीन, 19 आर्मी बेस पर जिनपिंग की नजर, सोते रह गए बाइडन। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या अमेरिका में बहुत बड़ा कांड करने वाला है चाइना। तो वहीं हाई कोर्ट ने रोकी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत, तो भड़क उठे पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी। एक बार फिर से केजरीवाल के खिलाफ जाति जैसा दे दिया है बयान। दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जस्टिन ट्रूडो को कनाडाई कोर्ट ने दे दिया तगड़ा झटका। पहली बार 2 खालिस्तानियों के खिलाफ सुनाया बड़ा फैसला। जी हां, कनाडा एक कोर्ट ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका देते हुए खालिस्तान समर्थकों पर हवाई यात्रा बैन करने को सही करार दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ कनाडा की संसद खालिस्तानी आतंकी की बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा की कोर्ट ने माना है कि निज्जर के 2 सहयोगी को प्लेन में नहीं चढ़ने देने का फैसला सही था। खालिस्तानी नेताओं द्वारा प्लेन को हाईजैक करने जैसी आशंका वाली रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पहली बार कनाडा की एक अदालत ने देश की उड़ान प्रतिबंधित सूची से बाहर किए जाने की 2 खालिस्तानियों की अपील को खारिज कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने 2 सिख चरमपंथियों के प्रयास को यह कहते हुए नाकाम कर दिया है कि यह संदेह करने के लिए पुख्ता आधार है कि वे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के वास्ते परिवहन सुरक्षा या हवाई यात्रा के लिए खतरा होंगे। कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए भगत सिंह बराड़ और परवरकर सिंह दुलाई की अपील को खारिज कर दिया है। अपील में निचली अदालत के सुरक्षित हवाई यात्रा अधिनियम को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि हमने उन संदेहों को उचित आधार माना है जिनमें उनके हवाई यात्रा करने के दौरान प्लेन को हाईजैक या कोई अपराध करने की आशंका जताई थी। जी हां दोस्तों, यानी कि पहली बार खालिस्तानी वाले मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के कोर्ट ने दिया है ये तगड़ा झटका। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी कनाडा के अंदर न्यायिक प्रणाली जिंदा दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है। एससीओ शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई 2024 को आस्ताना में होगा। इस घटनाक्रम के लिए अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन उस सप्ताह भारतीय संसद का सत्र भी है। भारत द्वारा शिखर सम्मेलन में किसी अन्य प्रतिनिधि को भेजने की संभावना है। कजाकिस्तान ने भारत से समूह की अध्यक्षता संभाली, जो पिछले साल इसका अध्यक्षता। भारत ने जुलाई 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी की। इस साल के मेजबान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव हैं, जिन्होंने अन्य पहलों के अलावा एक संयुक्त निवेश कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में क्या कारण हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एससीओ समिट में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये कजाकिस्तान में होने वाला है। क्या है आपकी राय दोस्तों, बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ बताते हैं, भारतीय अधिकारियों से मिली कतर की डिफेंस टीम, दिया 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का ऑफर। जी हां दोस्तों, कतर की एक डिफेंस टीम ने भारतीय पक्ष से मुलाकात किया है और अपने 12 मिराज 2005 लड़ाकू विमानों को बेचने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय पक्ष और कतर की टीम के बीच ये चर्चा नई दिल्ली में हुई है। रक्षा क्षेत्र के सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि भारतीय अधिकारियों को 12 मिराज 2000 विमानों की वर्तमान स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दी गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि विमान बहुत अच्छी स्थिति में है और उन्हें काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारतीय पक्ष अपनी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्लीट के साथ कतर के विमानों की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इस ऑफर पर विचार कर रहा है, क्योंकि भारतीय विमान ऑफर किए गए एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा एडवांस है, ज्यादा इम्प्रूव्ड है। जी हां, हालांकि भारत और कतर दोनों के विमानों के इंजन एक जैसे हैं और अगर भारत उन्हें लेने का फैसला करता है तो उनका रख रखाव करना आसान होगा। कतर 12 विमानों के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहा है, लेकिन भारतीय पक्ष इन्हें उचित
मूल्य पर खरीदना चाहता है। जी हां, साथ ही साथ बता दें, अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में पुख्ता की गई है सुरक्षा व्यवस्था। एलजी मनोज सिन्हा ने कह दी बात। दरअसल एक सप्ताह में शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने शनिवार को कहा है कि तीर्थ यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा किया है और तीर्थ यात्रा को बाधित करने के आतंकवादियों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शनिवार को श्रीनगर के राजभवन से अमरनाथ यात्रा की प्रथम पूजा में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका में सेना के अड्डों के करीब चीन ने खरीदी जमीन। 19 आर्मी बेस पर जिनपिंग की नजर सोते रह गए जो बाइडन। जी हां, अमेरिका के लिए आज के समय सबसे बड़ा टेंशन अगर कोई है तो वो है चाइना। जी हां, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टेंशन चीन बना हुआ है। चीन बाहर से अमेरिका को परेशान कर ही रहा है, लेकिन अब वो अमेरिका के अंदर से भी टेंशन बढ़ाने वाला है। जी हां दोस्तों, चीन पूरे अमेरिका में सैन्य प्रतिष्ठानों के करीब रणनीतिक रूप से कृषि भूमि खरीद रहा है। जी हां, इस कारण संभावित जासूसी और घुसपैठ के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध की आशंका बढ़ गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में फ्लोरिडा से लेकर हवाई तक 19 ठिकानों की पहचान की गई है जो चीनी संस्थानों की ओर से खरीदी गई जमीन के करीब है। चीन के लिए काम करने वाले जासूस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन ठिकानों में कुछ सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बेस भी शामिल है। इसमें उत्तरी कैरोलिना के फेयरटीवेले में फोर्ट लिबर्टी, टेक्सास के किलेन में फोर्ट केवाजोस, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स बेस कैंप पेंडल्टन और फ्लोरिडा के टाम्पा में मैकडील वायुसेना बेस शामिल है जो कि बड़े ही सेंसिटिव बेस हैं। दोस्तों, अब ऐसे में इनके बगल में प्लॉट खरीद करके चाइना ने अमेरिका को बहुत बड़े टेंशन में डाल दिया है और ये दिखाता है कि जो बाइडेन की सरकार पूरे तरीके से अमेरिका को सुरक्षा प्रदान करने में फेल साबित हो रही है। आप लोग मानते हैं कि नहीं दोस्तों? कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, 24 घंटे में 3 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ाए गए। जी हाँ, बीएसएफ ने बताया कैसे मिली उनको सफलता। दरअसल पंजाब के तरन तारण जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के समीप एक खेत से चीन निर्मित एक ड्रोन बरामद किया गया है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि शुक्रवार को तलाश अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस को नूरवाल गांव के समीप एक खेत में यह ड्रोन मिला। प्रवक्ता ने बताया है कि यह चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की तरफ से इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई। बीएसएफ पंजाब ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बीएसएफ से प्राप्त विशेष इनपुट के आधार पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में पंजाब के तरन तारण जिले के मस्तगढ़ गांव से एक पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया गया है। पिछले 24 घंटों में बीएसएफ द्वारा ड्रोन बरामदगी की यह तीसरी घटना है। बरामद ड्रोन चीन में बना DJI मैट्रिस 300RT के है। एक बार फिर बीएसएफ जवानों की समय पर और सतर्क प्रतिक्रिया से एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल तस्करों द्वारा सीमा पर तस्करी के लिए किया जाता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बावजूद भी सुधरता नजर नहीं आ रहा। उसको जब तक डोज भारत से नहीं मिलेगा उसके आंखों में उसके हाथों में बेचैनी सी लग जाती है। उसको लगता है कि भारत लगातार उसका इलाज करता रहे तभी वो अपनी आदत से भाज आएगा। बहरहाल इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ बता दें, केजरीवाल के खिलाफ जाति की हद है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने रोकी दिल्ली के सीएम की जमानत। तो ये कहते हुए भड़के पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार केजरीवाल की जेल से रिहाई से पहले ईडी हाईकोर्ट में चली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल निचली अदालत से बेल मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने और फिर उस पर रोक लगाने के घटनाक्रम पर पाकिस्तान से भी रिएक्शन आया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक की व्याख्या की जाए तो हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक उत्पीड़न है। ऐसा कभी नहीं होता है कि उच्च न्यायालय रिहाई आदेश को प्रभावी होने से पहले ही किसी व्यक्ति की जमानत पर रोक लगा दे। सीएम कोई फरार नहीं थे और न ही वो कहीं भाग जाएंगे। उनको जिस तरह से सलाखों के पीछे डाला गया वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, ये फवाद चौधरी लगातार केजरीवाल को सपोर्ट
सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों भारत ने बार बार समझाया है कि भारत के इंटरनल मैटर में आपको दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप अपना पैर भारत के मामलों में घुसाएंगे तो शायद पैर को खींचा भी जा सकता है, और गलती से कोई पैर लेकर उड़ गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फवाद चौधरी का क्या होगा। बहरहाल दोस्तों आपकी राय तो इस पर बनती है, तो वहीं आपको बता दें स्टेट दौरे पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से की मुलाकात। इन मुद्दों पर हुई चर्चा बता दें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। बीते 2 हफ्तों में ये उनका दूसरा भारत का दौरा है। नई दिल्ली पहुंचने पर शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया था। भारत पहुंचने पर शेख हसीना ने सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। शेख हसीना से मुलाकात के बाद जयशंकर जी ने कहा कि इस शाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात कर खुश हूं। उनका भारत स्टेट दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में बहुत अहम है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और नदियों के पानी के बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के मेडिकल इलाज के लिए उन्हें ई मेडिकल वीजा की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रंगपुर में नया दूतावास खोलने को लेकर भी सहमति बनी है ताकि बांग्लादेश के नागरिकों को सुविधा हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान पहुंचे चीनी मंत्री ने शहबाज जनरल मुनीर इमरान खान की लगा दी क्लास, कह डाली ये चेतावनी। बता दें पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $60 अरब फंसता देख चीन सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की थी। इसके बाद अब एक और चीनी कद्दावर मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे हैं। चीन के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति के खास मंत्री लियू जियान चाओ ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी तक से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने इमरान खान की पार्टी के लोगों को भी बुलाया। सभी दलों की बैठक हुई और इसके बाद चीनी मंत्री ने पाकिस्तान के नेताओं और स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक पाकिस्तान में आंतरिक स्थिरता नहीं आएगी तब तक वो भूल जाएगी चीन इन्वेस्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ी धमकी ये दी है चाइना ने पाकिस्तान को। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है, कितना नीचे गिर चुका है पाकिस्तान। भारत से दुश्मनी करके पाकिस्तान की क्या हो गई है हालत। दोस्तों कंगाल लोगों ने सड़कों पर लूट लिया पूरा का पूरा ट्रक। ये स्थिति है पाकिस्तान की, और क्या लूटा वो जानकर आप भी कहेंगे शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। जी हाँ, पाकिस्तान में कंगाली और भुखमरी किस हद तक छाई है। पाकिस्तान में हालात इतने भयानक है कि खाने पीने का सामान देखते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं, और जब कुछ भी फ्री मिल जाए तो मारामारी मच जाती है। ऐसा ही हुआ जब कोल्ड ड्रिंक से, जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक हादसा का शिकार हो गया और लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वाले ट्रक को बचाने के बजाय कोल्ड ड्रिंक की ट्रक पूरे की पूरी लूट ली। जी हाँ दोस्तों, और लूटने में होड़ मच गई। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लूटने की होड़ लगी, जिसके हाथ जितनी बोतलें लगी सब ले लेके भागते निकले दिखाई दिए। ना पुरुष पीछे है, ना ही महिलाएं, ना बच्चे। कंगाल पाकिस्तान में कोल्ड ड्रिंक की लूट का ये वीडियो पाकिस्तान की औकात बता रहा है। दोस्तों बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के लोग भिखारी बन चुके हैं, और ये कहने में हमें संकोच नहीं होगा कि भिखारी उनको किसी और ने नहीं बल्कि दोस्तों खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बनाया है। ये स्थिति बनाई है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे दोस्तों, अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें बाल्टी मोर पुल हादसे को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 महीने बाद जहाज के 8 क्रू मेंबर भारत के लिए हो गए हैं रवाना। जी हां, 13 अभी भी अमेरिका में फंसे हुए हैं। FBI कर रही है उनकी जांच। दरअसल अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में मार्च में बाल्टीमोर में पुल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए मालवाहक पोत बोले तो डाली के भारतीय चालक दल के 8 सदस्य 3 महीने बाद शुक्रवार को स्वदेश रवाना हुए। बाल्टीमोर मैरीटाइम एक्सचेंज के अनुसार 21 सदस्यीय चालक दल में से 4 अब भी मालवाहक पोत MV डाली पर ही हैं, जो कि शुक्रवार शाम वर्जीनिया के नॉरफॉक के लिए रवाना होगा। चालक दल को शेष सदस्यों को बाल्टीमोर के एक सरकारी आवास में ले जाया गया है और जांच पूरी होने तक वे वहीं ठहरेंगे। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें चीन के खिलाफ चल गया भारत का तिब्बत कार्ड। मोदी 3.0 के दूसरे हफ्ते ही जिनपिंग के खिलाफ इक्के का इस्तेमाल। बता दें मोदी सरकार 3.0 में भारत की चीन को लेकर विदेश नीति कैसे होगी, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे।
लेकिन शपथ ग्रहण के पहले हफ्ते में ही मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ इक्के का इस्तेमाल कर दिया है। इस हफ्ते अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बती धर्मगुरु और नेता दलाई लामा से मिलने के लिए इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का दौरा किया। इस संसद प्रतिनिधि मंडल में नैन्सी पेलोसी भी शामिल थी, जिनसे चीन खुन्नस खाता है, क्योंकि जब नैन्सी पेलोसी अमेरिकी संसद की स्पीकर थी उस वक्त उन्होंने चीनी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान का दौरा किया था। जाहिर तौर पर नैन्सी पेलोसी का दलाई लामा से मिलना चीन को रास नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को धर्मशाला आने और दलाई लामा से मिलने की इजाजत देकर चीन को साफ साफ कड़े शब्दों में संदेश भेज दिया है कि चीन को लेकर उसकी नीति पिछले दोनों कार्यकाल से अलग होने वाली है। जी हां, मोदी सरकार के तिब्बत कार्ड ने अपना जबरदस्त असर दिखाया है और इस मुलाकात के फौरन बाद भारत में मौजूद चीन के राजदूत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को गलत संकेत न भेजने की चेतावनी जारी कर दी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों तिब्बत पर आपकी क्या राय है? दलाई लामा को आखिर किसको चुनना चाहिए? उनका उत्तराधिकारी क्या वो भारत से होना चाहिए? मानते कि नहीं, इस बात को बताइएगा जरूर दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट में लिखकर बताइएगा अपनी राय। तो वहीं आपको बता दें, चीन ने ताइवान के साथ हथियार सौदा करने वाली अमेरिकी कंपनी के कई यूनिट व 3 अधिकारियों पर लगा दिया बैन। जी हाँ, चीन ने अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्प के ताइवान के साथ हथियार सौदों पर हस्ताक्षर करने को लेकर उसने कंपनी, उसके कई व्यावसायिक इकाइयों और 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिसे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कंपनी के ताइवान के साथ सहयोग ने देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। चीन ताइवान की सरकार को समर्थन देने वाले किसी भी बाहरी सौदे के लिए इसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है। तो वहीं बता दें, वीजा फ्लाइट पर रोक तो ठीक है, लेकिन चीनी सामानों पर कब रोक लगाएगी अपनी भारत सरकार? जी हां, भारत ने 4 साल से चीन के लिए सीधी उड़ान को बंद कर रखा है। चीन लगातार इसे शुरू करने की मांग भी कर रहा है, लेकिन भारत ने एक बार फिर इसको खारिज कर दिया है। लेकिन डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट अभी भी चल रही है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देने में भी कड़ा रुख अपनाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में चीनी नागरिकों को सिर्फ 2000 वीजा जारी किए हैं, जबकि 2019-20 में 2 लाख वीजा जारी किए गए थे। वीजा और फ्लाइट पर रोक तो ठीक है, लेकिन चीन की कमर तोड़ने के लिए सबसे जरूरी वहां से आयात होने वाली सामानों पर रोक लगाना है। सरकार इसको लेकर कब जागरूक होगी और कब चीन से आयात पर रोक लगाई जाएगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, मोदी सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका असर भी हुआ है और इस साल शुरुआत के 4 महीनों के दौरान फरवरी और मार्च में चीन से आयात में कमी आई, जबकि ये अप्रैल में सपाट रहा। लेकिन अब भी व्यापार संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में है और इसका मतलब ये हुआ कि हम चीन से तो अब भी बहुत सामान आयात करते हैं, लेकिन उसकी तुलना में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात काफी कम है। इस पर आपका क्या टेक होने वाला है दोस्तों? आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच का होना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा। साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लगातार खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।